नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डैश वेव इज 1। देखो इधर चार टाइप ऑफ वेव फॉर्म है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वेव फॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू 1 होता है। साइनोसोडियल वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर 1 होता है, या फिर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का, या फिर स्क्वायर वेव फॉर्म का, या फिर शॉर्ट टाइप वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर 1 होता है। तो इसका आंसर होगा जो स्क्वायर टाइप वेव फॉर्म होता है इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म और इसका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना है, 1 है। और अगर हम साइनोसोडियल वेव के बारे में कहेंगे तो ये होता है साइनोसोडियल वेव फॉर्म और इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11। और देखो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये होता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म और इसका फॉर्म फैक्टर 1.15। ये भी आपको याद रखना होगा। और एक बात याद रखो, जब फॉर्म फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द RMS वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वेरिंग करंट इज डैश दैट ऑफ इट्स एवरेज वैल्यू। एक AC करंट का RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होता है, या फिर RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम होता है, या फिर RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होते हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर होगा जो RMS वैल्यू होता है इसका वैल्यू हमेशा एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो मोर देन ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा AC वेव फॉर्म का फिगर है। इसमें सबसे ऊपर जो ये होता है इसको पीक वैल्यू कहते हैं। तो पीक वैल्यू जो होता है ये वाला लाइन देखो, ये पीक वैल्यू का हमेशा इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये जो लाइन है देखो, ये जो लाइन है ये हमारा RMS वैल्यू का लाइन है, और उससे नीचे जो ये वाला लाइन है ये हमारा एवरेज वैल्यू का लाइन है। तो इसीलिए जो RMS वैल्यू है देखो, ये वाला लाइन है, जो ये वाला लाइन है ये RMS वैल्यू का लाइन है, इसका वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसीलिए RMS वैल्यू इज मोर देन एवरेज वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, जो हमारा RMS वैल्यू होता है इसका वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, और जो एवरेज वैल्यू होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। देखो जो एम्पियर सेकेंड होता है ये चार ऑप्शन में से किसका यूनिट है। पावर का यूनिट एम्पियर सेकेंड होगा, या फिर EMF का, या फिर एनर्जी का, या फिर चार्ज का। तो देखो ऑप्शन नंबर आई भी जो चार्ज होता है इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। क्योंकि देखो चार्ज जो Q होता है, इस Q चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट I इंटू टाइम T। जो I होता है करंट, इसका यूनिट क्या है हम सब जानते हैं, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और जो टाइम होता है इसका यूनिट हम सब जानते हैं सेकेंड होता है। तो इसीलिए जो चार्ज होता है इसका यूनिट क्या है, एम्पियर सेकेंड। और एक बात याद रखो, जो चार्ज होता है इसका यूनिट कूलम भी होता है। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। एनर्जी का जूल कैलोरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, जो चार्ज होता है ऑप्शन नंबर आई भी इसका यूनिट एम्पियर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल्स आर अरेंज इन पैरेलल। देखो हम सभी जानते हैं जो बैटरी होता है वो उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल को मिलाकर बैटरी बनता है। अगर जो सेल होता है, बैटरी में जो सेल होता है उस सेल को अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो उस बैटरी का करंट कैपेसिटी इंक्रीज होगा, या फिर उसका EMF वैल्यू कम होगा, या फिर उसका करंट कैपेसिटी कम होगा, या फिर उसका EMF वैल्यू इंक्रीज ज़्यादा होगा। तो देखो जब हम एक से ज़्यादा सेल को, बैटरी का एक से ज़्यादा सेल को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तब उसका EMF वैल्यू क्या होता है, जितना था उतना ही रहता है, लेकिन करंट कैपेसिटी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। ये होता है पैरेलल। देखो ये जो कनेक्शन हुआ है ये हमारा सेल का पैरेलल कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है ना, EMF का वैल्यू कांस्टेंट रहता है लेकिन जो करंट का वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। और अगर
हम एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा ना, ईएमएफ का वैल्यू, तो अब ईएमएफ का वैल्यू इंक्रीज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब सेल को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तब ईएमएफ वैल्यू इंक्रीज होता है, और जब सेल को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तब उसका करंट कैपेसिटी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर वेरीज एज। देखो मान लो दो चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो R डिस्टेंस है। ये जो Q1 और Q2 दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो ये R डिस्टेंस है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स बनता है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स बनता है, इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ये जो डिस्टेंस इसका स्क्वायर होगा, या फिर ये जो डिस्टेंस R है इसका पावर -1 होगा, या फिर R होगा, या फिर इसका पावर -2 होगा। तो देखो जो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, देखो ये जो फोर्स इसका फॉर्मूला क्या है, ये Q1 चार्जेस इंटू Q2 चार्जेस डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस R है इसका स्क्वायर। तो नीचे स्क्वायर है, अगर ये ऊपर जाएगा, स्क्वायर है नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये R का पावर -2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आई भी इज द करेक्ट आंसर। जब दो चार्जेस R डिस्टेंस में रहते हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस का पावर -2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। उसके साथ साथ आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज क्या होगा। देखो एक साइन थीटा का एक कंप्लीट जो एसी, मान लो ये जो हमारा एसी वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है और ये नेगेटिव वेव फॉर्म है, दोनों को मिलाकर एक साइकिल बनता है। तो ओवर एक साइकिल में जो साइन थीटा होता है इसका वैल्यू, एवरेज साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, या फिर 1/2 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन थीटा का एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो अगर हम ये मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल का मान लो एवरेज वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये जो नेगेटिव साइकिल है इसका वैल्यू भी उतना ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव माइनस में होगा। तो देखो ये +5 प्लस -5 डिवाइडेड 2 एवरेज वैल्यू ऐसे ही निकलते हैं। तो +5 -5 कैंसिल होगा, 0 होगा। तो इसीलिए एक कंप्लीट साइकिल में साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर आई द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर। देखो जो कैपेसिटर होता है वो ये 4 ऑप्शन में से किसके लिए एक परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है। मीन्स वो करंट उसके थ्रू वो करंट फ्लो नहीं होता है। डीसी एसी दोनों कैपेसिटर में इंसुलेटर जैसा होता है, या फिर सिर्फ एसी ही कैपेसिटर में इंसुलेटर जैसा होता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, या फिर डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में इंसुलेटर जैसा होता है। तो इसका आंसर होगा जो डीसी होता है। ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर होते हैं इसके थ्रू अगर हम डीसी करंट फ्लो करेंगे तो ये जो कैपेसिटर ये हमारा एक परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्यों डायरेक्ट करंट अगर कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेंगे तो ये कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव क्यों करता है। क्योंकि देखो जो डीसी करंट होता है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। और जो कैपेसिटर होता है इसका रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस XC = ये वाला फॉर्मूला देखो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस = 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। तो ये जो एफ है इसका वैल्यू डीसी में क्या होता है, 0 होता है। अगर नीचे 0 रहेगा तो ये टोटल क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो = 1/0 होगा। और 1/0 = क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो गया डीसी के लिए, 0 मीन्स इन्फाइनाइट हो गया। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फाइनाइट होगा मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट को अपोज करता है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट करंट होता है ये कैपेसिटर में क्या होता है, डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एक परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो जब हम एक से ज़्यादा रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। मान लो ये हमारा एक सर्किट है, इसमें ये एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है, ये और एक रजिस्टर है। जो पहला वाला रजिस्टर मान लो ये 10 ओम का है, दूसरा वाला 5 ओम का है, तीसरा वाला 3 ओम का है। तो इस कंडीशन में ये जो सर्किट है पैरेलल में कनेक्ट हुआ है
तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा ना, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 3 ओम है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू इस 3 ओम से भी कम होगा। तो देखो लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे कम रहेगा 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस में से जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्चॉस करंट लॉ एट ए जंक्शन डील्स विथ। देखो हम सभी जानते हैं जो किर्चॉस लॉ होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है किर्चॉस करंट लॉ जिसको हम किर्चॉस फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, दूसरा होता है किर्चॉस वोल्टेज लॉ जिसको किर्चॉस का सेकंड लॉ भी कहते हैं। जो ये जो किर्चॉस फर्स्ट लॉ होता है या फिर किर्चॉस करंट लॉ होता है, ये 4 ऑप्शन में से किसके साथ डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ, या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। जो किर्चॉस करंट लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ डील करता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारा किर्चॉस लॉ होता है उसमें क्या होता है, मान लो ये एक नोड है, इसके इसके मीन्स जितना करंट इस नोड के पास आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट इस नोड से निकलेगा, वही होता है हमारा किर्चॉस लॉ। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन देखो लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल वायर ऑफ निक्रोम एंड कॉपर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, दिस रिजल्ट इज। देखो मान लो ये हमारा एक वायर है और ये और एक वायर है, दोनों को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो पहला वाला जो वायर है मान लो ये हमारा ये जो निक्रोम है, पहला वाला मान लो हमारा निक्रोम वायर है, और जो दूसरा वाला है मान लो ये हमारा कॉपर का वायर है। तो इस कंडीशन में कौन सा वायर में, देखो कनेक्टर सीरीज कौन सा वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हम सब जानते हैं जब एक सर्किट सीरीज में होता है तब ये निक्रोम में भी जितना करंट फ्लो होगा कॉपर में भी उतना ही करंट फ्लो होता है, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू बराबर इक्वल रहता है, चाहे वो निक्रोम हो या फिर कॉपर हो। लेकिन जो निक्रोम होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो कॉपर होता है इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसीलिए जो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल टू I² RT होता है। तो ये जो आई है ये निक्रोम में जितना है कॉपर में भी उतना है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस निक्रोम में ज़्यादा है और कॉपर में कम है। तो इसीलिए अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जो निक्रोम होता है इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो देखो दिस इज रिजल्ट इन ग्रेटर हीट इन निक्रोम, ऑप्शन नंबर I भी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो निक्रोम है इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और कॉपर में कम हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।